सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आई फील सॉरी कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पीरियोडिकल ऑडिट के बारे में बताया था कि आपका जो पीरियोडिकल ऑडिट है उसका मीनिंग होता है कि आप जो ऑडिटिंग 6 मंथ की या क्वार्टरली बेसिस पर कराते हो, ऐसा नहीं है। पीरियोडिकल ऑडिट का जो मीनिंग है वो ये है कि जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब आप अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग कराते हो तो उसको आप कहते हो पीरियोडिकल ऑडिट। सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे इसका। At the end of the financial year, when the accounts has been finalized, the checking is normally at the end of the financial year. It is also called annual or final account. Another name for such audit is balance sheet audit because the audit is initiated after the preparation of the balance sheet. जैसे कि हमने अभी किया कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो आपके जो अकाउंट्स है वो फाइनल जब हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने अकाउंट्स की चेकिंग कराते हो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिकल ऑडिट। इसको आप एनुअल ऑडिट भी कहते हो, फाइनल ऑडिट भी कहते हो, और दूसरा नाम इसका बैलेंस शीट ऑडिट है। और जो ये ऑडिट है ये आपका स्टार्ट होता है जब आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद ही आप जो आपका पीरियोडिकल ऑडिट है वो स्टार्ट होता है। डेफिनेशन है आपकी पीरियोडिकल ऑडिट की अकॉर्डिंग टू डी कोला। ए पीरियोडिकल ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर डजंट अटेंड अंटिल द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द अकाउंट्स व्हेन द होल ऑफ द चेकिंग इज अफेक्टेड एट वन टाइम। जो पीरियोडिकल ऑडिट है अकॉर्डिंग टू डी कोला के अकॉर्डिंग, आपका पीरियोडिकल ऑडिट में जो ऑडिटर है जब तक कि आपके अकाउंट क्लियर नहीं हो जाते तब तक जो ऑडिटर है अपना चेकिंग का काम स्टार्ट नहीं करता है। जैसे ही आपके अकाउंट्स क्लियर हो जाते हैं वो अपने सिंगल टाइम में ही आपके सारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है। अकॉर्डिंग टू डिक्सी, पीरियोडिकल ऑडिट इज वन विच इज स्टार्टेड आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड टू विच इट इज रिलेटेड। Such an audit doesn't have the advantages of a continuous audit. जो periodical audit है डिक्सी के अकॉर्डिंग it is one which is started after a specific period। एक जो आपका फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाता है तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका जो पीरियोडिकल ऑडिट है वो होता है। और इसमें आपको कंटिन्यूस ऑडिट के एडवांटेजेस नहीं मिलते। कंटिन्यूस ऑडिट में आपने पढ़ा था कि कंटिन्यूस ऑडिट आपका साल के दौरान पूरे साल भी हो सकता है, आपका डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बाद भी हो सकता है कंटिन्यूस ऑडिट। इस केस में क्या होता है कि आपका जो एरर और फ्रॉड अगर हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में तो वो साल के बीच में ही आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो। और जब आपको साल के बीच में ही आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपके पास करेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में ऐसा नहीं है। पीरियोडिकल ऑडिट में जब आपका अकाउंट प्रिपेयर हो गया है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन गया है, उसके बाद आपका जो एरर और फ्रॉड है वो अगर आपके नॉलेज में आता है तो आपके पास करेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। It can be said from the above definitions that the auditor visits the place of work of the employer after the completion of a specified period and keeps on investigating the account till such time as all accounts related to the period have been scrutinized। जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर एक कंक्लूजन बताया है पीरियोडिकल ऑडिट का। ये कहते हैं कि आपका जब अकाउंट्स का काम कंप्लीट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, उसके बाद ही जो ऑडिटर है आपके ऑडिटिंग के काम के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करता है और आपके अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड सारे ही अकाउंट्स की वो ऑडिटिंग करेगा। यहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड आपका फाइनेंशियल ईयर है। अब बात आती है सुटेबिलिटी की कि जो आपका पीरियोडिकल ऑडिट है वो किस केस में आपके लिए सुटेबल होगा। जब आपका बिजनेस स्मॉल है, आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है या बिजनेस का वॉल्यूम आपका कम है, उस केस में आपका जो कंटिन्यूस ऑडिट है वो सुटेबल होता है आपके लिए। पीरियोडिकल ऑडिट आपके लिए सुटेबल होता है। वेयर इंटरिम अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जब आपको साल के बीच में क्वार्टरली बेसिस पर या 6 मंथली बेसिस पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना तो उस केस में आपको पीरियोडिकल ऑडिट की जरूरत होती है, कंटिन्यूस ऑडिट की जरूरत नहीं होती। वेयर फाइनल अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस। जब आपके पास जो ऑडिटिंग के काम के लिए टाइम होता है आपके पास, तभी आपके लिए जो पीरियोडिकल ऑडिट है वो आपके लिए सुटेबल होगा। जब आपके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए हैं और शॉर्ट नोटिस के बेसिस पर ही आपसे थोड़े टाइम पीरियड के बाद ही आपके
फाइनल अकाउंट्स नहीं मांगे जा रहे हैं, जैसे कि हमने बैंकिंग कंपनीज के केस में पढ़ा था या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो यहाँ पर आपके पास टाइम होता है ऑडिटिंग के काम के लिए। तो इस केस में आपका जो क्रिटिकल ऑडिट है दैट इज सुटेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन वेयर द इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज सेटिस्फैक्टरी। जब आपका इंटरनल चेकिंग सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में जो ऑडिटर है, क्योंकि उसके पास ऑडिटिंग के काम के लिए टाइम भी कम होता है और उसके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में अगर आपका इंटरनल चेकिंग सिस्टम ठीक है तो वो छोटी चीज़ें जो माइनर मिस्टेक्स हैं, जो माइनर एरर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और आपका जो मेन काम है ऑडिटिंग का, मेन जो आपके इश्यूज हैं उसके ऊपर वो ध्यान देगा। अब बात आती है एडवांटेजेस की। जो आपका पीरियोडिकल ऑडिट है उसमें आपके फिगर्स की चेंजेस होने की कोई चांसेस नहीं है। हमने कंटिन्यूस ऑडिट में पढ़ा था कि मान लो 3 महीने के आपका ऑडिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, 3 पीरियड्स के अकाउंट्स आपके बन चुके हैं और नेक्स्ट 3 मंथ्स का अगर ऑडिटिंग का काम स्टार्ट करता है ऑडिटर, तो क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ लास्ट 3 ईयर्स का जो कंप्लीट हो चुका है काम आपका ऑडिटिंग का, उसमें फिगर्स को चेंज कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो ऑडिटर है लगभग सिंगल सीटिंग में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग का काम करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का कोई अकाउंट्स की फिगर्स में चेंज करने का कोई उनको चांस नहीं होता है। सेविंग ऑफ टाइम, क्योंकि आपके पास जो आपका ऑडिटर है एट द पूरे साल में नहीं आता बल्कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करेगा, तो इस केस में आपके एम्प्लॉयज़ का टाइम बचता है। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस, जो आपका ऑडिटर है, क्योंकि आप सिर्फ एक बार में ही एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की है, वो आपके ऑडिटिंग का काम करता है और इसलिए आप उसको उसी टाइम की जो सैलरी है वो पे करोगे, पेमेंट आप उसको करते हो। लेकिन कंटिन्यूस ऑडिट में दूसरी तरफ आपने पढ़ा था कि पूरे साल वो ऑडिटिंग का काम करता है, तो आपको उसको पूरे साल की फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पीरियोडिकल ऑडिट में आपको ये एडवांटेजेस मिलता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं ऑडिटिंग के रिलेशन। कन्वीनियंस है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कन्वीनियंस है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कन्वीनियंस है ये मेथड आपका, क्योंकि जो ऑडिटर है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करता है और बार बार उसको विजिट नहीं करना पड़ता, तो उसके लिए कन्वीनियंस है। और आपके एम्प्लॉयज़ के लिए कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस फील नहीं होती आपके अपने खुद के काम में। कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, कंटिन्यूस ऑडिट में हमने पढ़ा था कि ऑडिटर बार बार में आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करता है, तो उसका क्या एक नेगेटिव असर आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स के ऊपर पड़ा था कि उनको अपना मेन काम छोड़कर ऑडिटर की हेल्प करनी होती थी। जैसे जो भी वो क्वेश्चन पूछता है उसके जवाब एम्प्लॉयज़ को देने पड़ते हैं। लेकिन जो आपका पीरियोडिकल ऑडिट है इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑडिटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करता है ऑडिटिंग के काम के लिए, तो वो एम्प्लॉयज़ को किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। साल के बीच में वो अपना मेन काम ध्यान से करते हैं और उनको किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं होती और वो अपना काम वो रेगुलरिटी बेसिस पर करते हैं। नो मोरल इल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़, कंटिन्यूस ऑडिट में हमने पढ़ा था क्योंकि जो आपका ऑडिटर है वो टाइम टू टाइम विजिट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और ऑडिटिंग का काम करता है, तो इसका आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा था कि वो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेता है। आपके एम्प्लॉयज़ का भी ऑडिटर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है, तो वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं एरर और फ्रॉड के केस में। तो पीरियोडिकल ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं है। पीरियोडिकल ऑडिट में क्योंकि साल के एंड में वो विजिट करता है, तो एम्प्लॉयज़ के साथ उसका कोई जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बढ़ने का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ की मोरल के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ना कि नेगेटिव। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की। जो पीरियोडिकल ऑडिट है उसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है नो डिटेल्ड और इंटेंसिव चेकिंग। जो पीरियोडिकल ऑडिट है क्योंकि साल के अंत में होता है, इसलिए जो ऑडिटर है सारे ही अकाउंट्स की, सारी ही ट्रांजेक्शन्स की, एक एक ट्रांजेक्शन की चेकिंग वो नहीं कर सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास टाइम पीरियड भी कम होता है और डिटेल में चेकिंग वो नहीं कर सकता।
बस वो ये मान के चलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चेकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वो जो मेन ऑडिटिंग का काम है, वो मेन जो अकाउंट्स आते हैं उनकी ऑडिटिंग को करता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। उसके बाद आता है डिले डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर आप पीरियडिकल ऑडिट कराते हो, क्योंकि साल के अंत में आपने ऑडिटिंग कराई है, तो साल के बीच में आपको नहीं पता चलता कि आपके क्या क्या एरर्स और फ्रॉड हुए हैं। कंटिन्यूस ऑडिट में आपने पढ़ा था कि साल के बीच में आपको पता लग जाता है कि क्या एरर्स हैं, क्या फ्रॉड हुए हैं, तो आपके पास इसके करेक्शन के चांसेस होते थे। लेकिन पीरियडिकल ऑडिट में ऐसा नहीं है, बहुत देर हो चुकी होती है, आपके अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद इसके जो बैलेंसेज है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आपके पास एक जो है टाइम पीरियड आपके पास नहीं होता करेक्शन का, काफ़ी देर हो चुकी होती है। उसके बाद लेस मोरल इफेक्ट। जो पीरियडिकल ऑडिट है उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक नेगेटिव या मोरल इफेक्ट कम पड़ता है। क्यों? इसका क्या रीज़न है कि जो पीरियडिकल ऑडिट है, क्योंकि उसमें आपके एम्प्लॉयज़ को पता है, क्योंकि साल के अंत में ही आपकी ऑडिटिंग अकाउंट्स की होगी, तो वो साल के बीच में किसी भी टाइम वो फ्रॉड या एरर कर सकते हैं। और क्योंकि साल के अंत में उनको पता है ऑडिटिंग का काम होगा, तो फ्रॉड करने के बाद वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकते हैं और फिर आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि किस एम्प्लॉई ने। पता भी अगर आपको चल जाता है कि किसी एम्प्लॉई ने फ्रॉड किया है, तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट आपके एम्प्लॉइज के मोरल के ऊपर पड़ता है। डिले इन ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स आपके प्रिपेयर हो चुकी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बन चुका है, तो इस केस में अब आपको सबमिट करने होते हैं अकाउंट्स। तो उससे पहले आपने ऑडिटिंग का काम कराया है, तो ऑडिटिंग के काम में टाइम लगता है। और ऑडिट रिपोर्ट क्योंकि आपने साल के अंत में ही एक आपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग आपने कराई है, सारे ही ट्रांजेक्शन्स की और सारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग आपने कराई है, तो उस केस में ऑडिटर के पास इतना टाइम पीरियड नहीं होता कि वो डिटेल में स्टडी करके आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग करा सके। तो उसका जो ऑडिटिंग की रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है। उसके बाद बात आती है आपकी अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। हमने पढ़ा था कि जो आपका स्मॉल स्केल बिजनेस अगर है, तो वहीं पर आपके लिए वो सुटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका डीमेरिट में आप पढ़ो, डिसएडवांटेजेस में आपने यहाँ पर पढ़ा कि लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों नहीं है सुटेबल? क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी और आपके जो नंबर ऑफ बिजनेस का जो वॉल्यूम है अगर वो भी ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो ऑडिटर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक ट्रांजेक्शन की जो ऑडिटिंग करे, चेकिंग करे। और बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उस केस में जो पीरियडिकल ऑडिट है वो सुटेबल नहीं होगा। उस केस में आपके ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस ऑडिट ही कराना होगा, क्योंकि जो लार्ज स्केल बिजनेस है उसमें फ्रॉड और एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एब्सेंस ऑफ टाइमली एडवाइस, क्योंकि ऑडिटिंग के काम के बाद आपने उसको सबमिट करना है, तो अब ऑडिटर के पास सिर्फ एक ही काम होता है कि वो आपके अकाउंट्स में एरर्स और फ्रॉड्स का डिटेक्शन करे और अपनी रिपोर्ट वो सबमिट करे, क्योंकि आगे आपको भी जो अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको सबमिट करने होते हैं। तो इस केस में जो ऑडिटर है उसके पास टाइम नहीं होता कि वो आपको एडवाइस प्रॉपर दे सके। अगर वो एडवाइस दे भी देता है, तो आपके पास चांस नहीं होता कि आप उसकी एडवाइस को इस करंट ईयर में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। पॉसिबिलिटी होती है कि नेक्स्ट ईयर में आप उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन करंट ईयर में कोई चांस नहीं होता, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एरर और फ्रॉड हो चुकी हैं, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैश ऑडिट। व्हेन एन इंस्टीट्यूशन और एंटरप्राइज अपॉइंट्स एन ऑडिटर टू चेक इट्स कैश ट्रांजैक्शंस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, इट इज कॉल्ड ए कैश ऑडिट। क्योंकि नाम से क्लियर है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन और एक एंटरप्राइज एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता है, सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कैश ट्रांजेक्शन की ऑडिटिंग के लिए उसकी अपॉइंटमेंट करता है, कैश ट्रांजेक्शन की चेकिंग के लिए अगर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करता है, तो दैट इज कॉल्ड कैश ऑडिट। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कैश ट्रांजेक्शन की भी ऑडिटिंग इसमें होती है। ओल्ड एंट्रीज पर्टेनिंग टू कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर ऑडिटेड विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट वाउचर्स। कैश बुक का आपके जो से रिलेटेड जितने भी वाउचर्स हैं, फिजिकल वाउचर्स के साथ आपकी कैश बुक की जो है चेकिंग होगी, और आपने कहाँ से आपके पास कैश आया है, कहाँ आपने कैश पे किया है, तो उस केस में आपकी
चेकिंग करते हैं ऑडिटर। Since the auditor has to work under such restrictions and limitations, the auditor submit his report accordingly. कैश ऑडिटिंग के केस में ऑडिटर को अपनी लिमिटेशंस का ध्यान रखना होता है जब भी वो ऑडिटिंग का काम करता है, और उसका काम कंप्लीट होने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो जैसे कि हम लोग की मीनिंग में पढ़ा कि कैश ऑडिट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड जितनी भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन हुई है उस पर्टिकुलर पीरियड में मोस्टली फाइनेंशियल ईयर, तो उससे रिलेटेड जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है ऑडिटर उनकी चेकिंग करता है, उनकी ऑडिटिंग का काम करता है। इस पीरियड के दौरान जितनी भी आपकी कैश ट्रांजेक्शन हुई हैं, चाहे वो कैश रिसिप्ट है चाहे कैश पेमेंट है, तो उनकी चेकिंग करता है उनके रिलेटेड वाउचर्स से। और जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा कि एक ऑडिटर को अपना ऑडिटिंग का काम करते समय अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसका ध्यान में रखते हुए ही अपना काम करना होता है, और लास्ट में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। उसके बाद आती है बात पोस्ट ऑडिट की। नाम से क्लियर है, जो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम मैन्युफैक्चरिंग का जिनका काम है, जिनकी रॉ मटेरियल यूज़ होता है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में पोस्ट ऑडिट जो है आप यूज़ करते हो। मीनिंग क्या है इसका? पोस्ट ऑडिट इज द ऑडिटिंग ऑफ द कॉस्टिंग सिस्टम एंड अकाउंट्स टू इंश्योर दैट दे कंफर्म टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट अकाउंटेंसी। जो पोस्ट ऑडिट है मोस्टली आपके कोस्ट का जो सिस्टम है, कॉस्टिंग का जो सिस्टम है, उसकी ऑडिटिंग के बारे में आपको बताता है। जो आपका कोस्ट सिस्टम है उसमें आप देखते हो, आपने कोस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि जो आपका 3 तरह की कोस्ट आपकी होती है, तो अलग अलग तरह की कोस्ट की स्टडी इसमें की जाती है, और जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी कोस्ट से रिलेटेड हुई है उन ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन यहाँ पर होगी। एंड अकाउंट्स टू इंश्योर दैट दे कंफर्म टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट अकाउंटेंसी। और यहाँ पर कंफर्म किया जाता है कि जो आपके पोस्ट अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे आपके कोस्टिंग सिस्टम के दौरान। द अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कवर्स द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड द अदर कॉस्ट टिल द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज रेडी टू बी मार्केटेड। जो कोस्टिंग जो आपका कोस्ट अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग का काम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जब आपने रॉ मटेरियल की परचेज किया है, उसके बाद जो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे आप इसमें इंक्लूड करोगे। आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जितने भी खर्चे आए हैं वो सारे आपकी कोस्ट में इंक्लूड होते हैं, और जितनी भी कोस्ट आपकी प्रोडक्ट के रेडी होने तक के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप प्रोडक्ट की कोस्ट में इंक्लूड करते हो। मार्केटिंग एक्सपेंसेस बाद के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके प्रमोशन के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर हुआ है तब तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो प्रोडक्ट के कोस्ट में, मतलब पोस्ट अकाउंटिंग की ऑडिटिंग में आप उसको इंक्लूड करेंगे। द पोस्ट ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और माइनिंग कंपनी टू सर्टिफाई दैट द अकाउंट्स ऑफ कोस्ट मेंटेन्ड आर करेक्ट एंड टू रिपोर्ट वेदर और नोट द अकाउंटिंग प्लान्स हैव बीन अडहेयर्ड टू। जैसे कि हमने इसके मीनिंग में पढ़ा, इसके हमने शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पोस्ट अकाउंटिंग है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आता है कि जो पोस्ट ऑडिटर है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एग्जामिनेशन करेगा किन कंपनीज के अकाउंट्स की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अकाउंट्स की, माइनिंग कंपनी, और ये देखा जाता है कि ये जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या माइनिंग कंपनी है, ये अपने कोस्ट अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करती हैं या नहीं करती। जो कोस्ट अकाउंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं वो कोस्ट अकाउंटेंसी के रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, आपने कोस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो लास्ट में जो ऑडिटर है जब अपनी पोस्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड पोस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट प्रिपेयर करके ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करता है, तो वो लिखता है उसमें कि आपने अपने जो पोस्ट अकाउंटेंसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया है अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हुए, और आपने अपने पोस्ट अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन भी किए। उसके बाद बात आती है डेफिनेशंस की। पोस्ट ऑडिट एंड इनिशियली डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन इन 1952 implies the verification of post accounts and a check on adhere to the post accounting plan। जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स है वो कहता है कि इस जो पोस्ट ऑडिट है उसमें आप पोस्ट अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करते हो, और देखा जाता है कि आपने पोस्ट अकाउंटिंग प्लान को फॉलो किया है नहीं किया है। सेक्शन 233B of the Companies Act, companies engaged in manufacturing or mining business are required to maintain post accounts and get the same audited. Financial accounts
accounting and post accounting are the two branches of the accounting system. The financial auditor examines that the business transactions have been correctly recorded, whereas the post auditor has to see the decisions according to which the transactions have been made correctly. कंपनीज एक्ट की सेक्शन 233 सब सेक्शन बी कहता है, पार्ट बी कहता है, कंपनीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग बिजनेस, जो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, माइनिंग का बिजनेस से रिलेटेड है, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है. उन्होंने अपने कोस्ट अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया है नहीं किया, जैसे ही उनकी कोस्ट अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो कंपनी अपॉइंट करती है कोस्ट ऑडिटर को अपने कोस्ट अकाउंटेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको चेकिंग कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से. फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पोस्ट अकाउंटिंग को अकाउंटिंग सिस्टम की दो ब्रांचेस यहाँ पर इसने डिफाइन किए हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल अकाउंट है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपकी बैलेंस शीट है, उनकी रिकॉर्डिंग आपने ठीक की है नहीं की है, उसको चेक करने के लिए आप फाइनेंशियल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करते हो. लेकिन जब बात पोस्ट ऑडिटर की आती है तो पोस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आप करते हो अपनी कोस्ट अकाउंटिंग के जो आपने अकाउंट प्रिपेयर, पोस्ट अकाउंट जो आपने प्रिपेयर किए हैं उनकी चेकिंग के लिए कि आपने वो प्रॉपर्ली मेंटेन किए हैं नहीं किए हैं, और जो ट्रांजेक्शन्स आपकी कोस्ट अकाउंटिंग में हुई है वो ट्रांजेक्शन्स सही है या नहीं है. उसके बाद बात आती है मैनेजमेंट ऑडिट की. मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ इश्यूज कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज. इट्स मेन क्राइटेरिया इज परफॉर्मेंस. Efficiency audit and proprietary audit are two silent aspects. जैसे कि हमने जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट इश्यूज से रिलेटेड है कि आपने अपना काम सही ढंग से किया है नहीं किया, आपने जैसे मैनेजमेंट के फंक्शन में आप पढ़ते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये उससे रिलेटेड है कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे, अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने काम किया है नहीं किया, ये उस चीज़ को चेक करता है. एफिशिएंसी ऑडिट और प्रोप्राइटरी ऑडिट दो मेन एस्पेक्ट्स हैं इसमें मैनेजमेंट ऑडिट में आता है. और मेन जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑडिट का यही है कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम किया है नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो कहाँ पर आपकी कमियां रही हैं, और आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने का चांस आपको दिया जाता है, और आप अपने रिसोर्सेज को कैसे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ये सारी बातें मैनेजमेंट ऑडिट में की जाती हैं. मैनेजमेंट ऑडिट इन्वॉल्व्स द सिक्योरिटी ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस एट ऑल लेवल्स. Management auditor evaluates the overall performance, which includes the books of accounts, and gives a report whether or not the predetermined targets have been achieved. He looks at the affairs of the business from an impartial, unbiased point of view as an outsider. जो मैनेजमेंट ऑडिटर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, सारे ही लेवल्स पर आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शंस हैं बिजनेस के, उनको देखता है, उनको चेक करता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं है, आपने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सही हुई है नहीं हुई है उसका इवैल्यूएशन करता है. लास्ट में वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि आपके जो प्री डिटरमाइंड आपके टारगेट्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो आपने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं. तो एक जो मैनेजमेंट ऑडिटर है वो इम्पार्शियल होकर काम करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरह की बायसनेस नहीं रखता, क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो आपने एज एन आउटसाइडर पर्सन आपने उसको अपॉइंट किया. अब बात आती है इंटरनल ऑडिट की. इंटरनल ऑडिट क्या है? कंटिन्यूस ऑडिट की तरह है. आपका जो इंटरनल ऑडिट है आप ऑर्गेनाइजेशन में कराते हो, टाइम टू टाइम आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कराते हो. क्या मीनिंग है इसका? द पीरियोडिक चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और ए कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इट्स इंटरनल ऑडिटर इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट. दिस इंप्लाइज दैट द अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड बाय अ पर्सन हु इज द स्टाफ ऑफ द कंपनी और द इंस्टीट्यूशन. आप जो अपने इंस्टीट्यूशन की, अपने ऑर्गेनाइजेशन के टाइम टू टाइम उसके अकाउंट्स की चेकिंग कराते हो इंटरनल ऑडिटर की हेल्प से, तो उसको आप क्या कहते हो? इंटरनल ऑडिट. जैसे आप दूसरे एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी तरीके से आपके इंटरनल ऑडिटर की भी अपॉइंटमेंट होती है. वो पर्सन आपके अकाउंट्स की चेकिंग करेगा. आपके जैसे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, इंटरनल ऑडिटर भी आपके स्टाफ का ही मेंबर होगा और वो आपके अकाउंट्स की चेकिंग करेगा.
An internal auditor functions more like an accountant than an auditor, and many organizations have such auditors on their books of accounts. An internal auditor gets a salary like any member of staff and need not necessarily be a chartered accountant. The internal auditor examines only the employer and need not submit any report. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसका बेसिकली जो फंक्शन है वो अकाउंटेंट की तरह ही होता है। जैसे अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, तो ऑडिटर का काम लगभग वही है। वो देखता है हर एक ट्रांजेक्शन को जैसे अकाउंटेंट देखता है। अकाउंटेंट को पता होता है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, रूल्स के बारे में। ऑडिटर को भी उतनी ही नॉलेज होती है जितनी कि एक अकाउंटेंट को होता है। तो वो एक एज एन अकाउंटेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन करता है। इसके अलावा उसको भी सैलरी दी जाती है जैसे दूसरे स्टाफ मेंबर्स को दी जाती है। और इंटरनल ऑडिटर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, उसको बस आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के नेचर के बारे में पता होना चाहिए, आपके जो आपका चेकिंग सिस्टम है उसके बारे में पता होना चाहिए, आपका फंक्शनिंग सिस्टम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का उसके बारे में पता होना चाहिए, और आपके अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंटिंग की नॉलेज उसको होनी चाहिए। जो इंटरनल ऑडिटर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉई काम करता है। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको अपने एम्प्लॉयर को अपनी ऑडिटिंग की रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी होती। हालांकि वो आपके अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करता है, लेकिन जैसे एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपना काम खत्म करने के बाद अपने आपके अकाउंट्स की ऑडिटिंग के बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को सबमिट करता है। तो इंटरनल ऑडिटर के केस में ऐसा नहीं है। इंटरनल ऑडिटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे अपना काम खत्म करे और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे। कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं इसमें। सबसे पहले है आपका अकॉर्डिंग टू मिक्स, इंटरनल ऑडिटिंग में बी डिफाइंड एज अ स्टाफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन and appraisal of accounting, financial and operating system within the company for the purpose of aiding the top management in efficient administration of the enterprise. Mix के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑडिटिंग क्या है, ये आपके एक स्टाफ का ही फंक्शन है। और इसमें ऑडिटर क्या काम करता है कि आपने जो अपना अकाउंट्स प्रिपेयर किया है, आप अपने अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उसको आपने फॉलो किया है नहीं है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखता है, और अपने मैनेजमेंट को, अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को आपकी एफिशिएंसी के बारे में बताता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर explain internal audit is an independent appraisal activity within an organization for the review of accounting, financial and other operations as a basis for service management. It is conducted by regular employees of the business concerned. जैसे कि हमने इसकी मीनिंग में भी बात की थी कि जो इंटरनल ऑडिटिंग का काम है वो आपके इंटरनल एम्प्लॉय के द्वारा ही किया जाता है। आपका रेगुलर, जैसे दूसरे रेगुलर एम्प्लॉयज की आपने अपॉइंटमेंट की है, तो इंटरनल ऑडिटर भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय ही होता है, और वो इंडिपेंडेंट रहकर आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से अप्रेजल करता है। अप्रेजल का मीनिंग क्या है कि आपने अपने अकाउंट्स की प्रॉपर आपने अपने अकाउंट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, आपने अपने जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल के जो रूल्स हैं आपने उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं दोनों, उनके बेसिस पर एक कंक्लूजन यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स of the accounts which is conducted by salaried staff of the business known as internal auditor throughout the year. आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपने की हैं, जो भी काम हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उस साल के दौरान जितनी भी बुक्स आपने प्रिपेयर की हैं उनकी चेकिंग करेगा इंटरनल ऑडिटर। और ये जो ऑडिटर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्टाफ ही होगा और उसको आप सैलरी देते हो जैसे कि आपने दूसरे एम्प्लॉयज को दी है। अब बात आती है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इंटरनल ऑडिटिंग का, टू एग्जामाइन द वर्क डन बाय एम्प्लॉइज हु आर रिस्पांसिबल टू मेंटेन द अकाउंट्स। जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपके अकाउंटेंट ने आपके अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उनकी एग्जामिनेशन करने का काम इंटरनल ऑडिटर के ऊपर होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी चेकिंग के लिए। टू इमीडिएटली डिटेक्ट एरर्स और फ्रॉड्स इन द अकाउंट्स। जैसे ही एरर हुआ है आपके अकाउंट्स में या कोई फ्रॉड हुआ है उसको फाइंड आउट करना इंटरनल ऑडिटर का काम होता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटिंग का बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि आपके पास चांस होता है कि जैसे ही कोई फ्रॉड या एरर हुआ है उसको आप करेक्ट कर सको। एक्सटर्नल ऑडिटिंग के केस में आपको कोई चांस नहीं मिलता।
अपने पीरियोडिक ऑडिट के केस में हमने पढ़ा था, उस केस में आपको कोई चांस नहीं मिलता कि अगर कोई एरर या फ्रॉड हुआ है तो उसको आप टाइमली करेक्ट कर सको. To ensure that all these actions are carried out as per their separate principles